हेलो फ्रेंड्स, आज अपन बी एस डी एल 137 में यूनिट नंबर 11 देखेंगे व्यक्तिक लेखन की भाषा। सबसे पहले परिभाषा देखते हैं। जब व्यक्ति किसी घटना अथवा अनुभव को बिना किसी हस्तक्षेप के निस्सा आत्मीयता तन्मयता के साथ प्रस्तुत करता है, उसे व्यक्तिक लेखन कहते हैं। इस लेखन में लेखक अपने आप को केंद्र में रखकर शेष जगत का अवलोकन करता है। इसमें लेखक अपने निजी जीवन के अनुभव अनुभूतियाँ लिखता है। इसके 4 प्रकार हैं। पहला प्रकार व्यक्तिक लेखन का आत्मकथा, दूसरा प्रकार संस्मरण, तीसरा है डायरी लेखन, चौथा प्रकार है यात्रा वृत्तांत। व्यक्तिक लेखन का सृजनात्मक पक्ष देखते हैं। व्यक्तिक लेखन में व्यक्ति द्वारा बिताए गए क्षणों का वर्णन होता है। इसमें काल्पनिक बातों के बजाय वास्तविक बातें लिखी होती है। भाषा शैली ध्यानपूर्वक प्रयोग करता है लेखक, और लेखन में रोचकता लाता है। लेखक लेखन की भाषा को सहज सरल रखकर पशु पक्षी नदी पर्वत जंगल ऋतुओं का सुंदर ढंग से वो वर्णन करता है। पाठक में आत्मीयता से जुड़ने हेतु वह मुहावरे अलंकारों का मिथक प्रयोग करता है। लेखक अपनी अनुभूतियों से पाठक को जोड़े रखने हेतु भाषा को अधिक अभिव्यक्त करता है ताकि पाठक लगाव महसूस करे। लेखक अपनी विशेष स्मृति यानी कि अपनी यादों को पाठक के सामने प्रस्तुत इस प्रकार से करता है कि पूरा सजीव वर्णन हो उठे। जैसे महादेवी वर्मा की रचना अतीत के चलचित्र एक सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिक लेखन है। फिर दूसरी हेडिंग देखते हैं व्यक्तिक लेखन की विभिन्न विधाएं। विधाएं मतलब शैलियाँ अथवा प्रकार। इन विधाओं का उपयोग साहित्यकारों के साथ साथ आम लोग भी कर सकते हैं। इसमें व्यक्ति अनुभव प्रकट करता है। अब देखो, आत्मकथा के बारे में अपन टिप्पणी लिखते हैं। जब कोई व्यक्ति अपनी जीवनी स्वयं लिखता है तो इसे आत्मकथा कहते हैं। इसमें लेखक बिताए हुए क्षणों के साथ उस परिवेश का भी वर्णन करता है। इसमें लेखक अपने जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं का उल्लेख करता है। कथा रस अनुभूति आत्मकथा में उपस्थित होती है। लेखक सच्चाई व ईमानदारी बताकर अतीत का निष्पक्ष भाव से वर्णन करता है। आत्मकथा पाठक के लिए एक प्रेरणा का काम भी करती है। लेखक संयोग की घटनाएं बताते हुए अपने जीवन में सत्य तथा जीवन मूल्यों को बताता है। आत्मकथा के कथानक से हमें लेखक के व्यक्तित्व का पता कर सकते हैं। उदाहरण जैसे प्रसिद्ध साहित्यकार हुए हैं राहुल सांकृत्यायन की रचना मेरी जीवन यात्रा, और यशपाल जैन की है मेरी जीवन धारा। दूसरा संस्मरण देखते हैं। लेखक जो स्वयं देखता है या अनुभव करता है उसी का वर्णन करता है। इसमें लेखक किसी व्यक्ति घटना दृश्य अनुभव करता है उसी का वर्णन करता है। इसमें लेखक किसी व्यक्ति घटना दृश्य वस्तु संवेदना की आत्मीयता के सामने लिखता है। ठीक है, इस प्रकार का लेखन संस्मरण कहलाता है। इसमें लेखक अपने अनुभव से किसी घटना का विषय वर्णन करता है। भाव तथा आत्मीयता का गुण संस्मरण में पाया जाता है। जिस घटना का वर्णन लेखक द्वारा किया जाता है उसमें उसका व्यक्तित्व जुड़ाव होना जरूरी है। इसमें लेखक अपनी प्रतिक्रिया को व्यक्त करता है और पूरी तरह से वो स्वतंत्र होता है लिखते टाइम। लेखक सिर्फ किसी व्यक्ति के उन महत्वपूर्ण क्षणों का ही वर्णन करता है जिसको लेकर पाठक के मन में उत्सुकता हो। इस तरह से लेखक अपने जीवन में संपर्क में आने वाले व्यक्तियों से भी जुड़ी घटनाओं का सहज रूप से लिखता है ताकि पाठक के मन में पूरी तरह से घटना बन जाए। उदाहरण महादेवी वर्मा का संस्मरण है अतीत के चलचित्र। फिर डायरी लेखन देखते हैं। डायरी एक अंग्रेजी शब्द है। हिंदी में इसे दैनिकी अथवा दैनंदिनी भी कहा जाता है। लेखक के द्वारा प्रत्येक दिन की घटनाओं उनसे जुड़े तथ्य तथा कार्यों में लिखा गया लेखन डायरी लेखन कहलाता है। लेखक दिन अथवा दिनांक के आधार पर किसी धार्मिक सामाजिक राजनीतिक साहित्यिक परिस्थितियों का उल्लेख करता है। इसमें लेखक अपने निजी कार्य विचार भाव प्रकट करता है। लेखक डायरी लेखन को प्रकाशन के उद्देश्य से नहीं लिखता है। इसमें कलात्मकता का अधिक प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, डायरी लेखन में ध्यान रखना, कलात्मकता का अधिक प्रयोग नहीं होता है। विषय वस्तु तथा मन की स्थिति के आधार पर डायरी लेखन का कार्य किया जाता है। लेखक द्वारा डायरी लेखन प्रतिदिन लिखना आवश्यक नहीं होता। इसे हफ्ते में या महीने में भी लिखा जा सकता है। इसका संबंध सिर्फ लेखक से होता है। उदाहरण मोहन राकेश की डायरी और हरिवंश राय बच्चन जी की डायरी। फिर यात्रा वृत्तांत चौथा प्रकार है व्यक्तिक लेखन का यात्रा वृत्तांत। जब लेखक अपने द्वारा कही गई या फिर की गई यात्रा को अनुभव की कलात्मकता के साथ में प्रयोग करता है, इसे यात्रा वृत्तांत कहते हैं। इसमें कल्पनात्मक बातें नहीं होती है। लेखक कई कारणों की वजह से स्थान बदलता रहता है, क्योंकि जीविका के लिए ज्ञान अर्जित करने के लिए तथा प्रकृति की सुंदरता को देखने के लिए लेखक अनिश्चित समय के लिए घर से चला जाता है। इसमें लेखक स्थान उससे जुड़े तथ्य अपने अनुभव पाठक के साथ साझा करता है। लेखक मिथक अलंकारों मुहारों
लोकोक्तियों का प्रयोग करता है ताकि लेखक पाठक के मन में रोचकता बनाए रखे। लेखन में स्वाभाविकता बनाए बनाए रखने हेतु लेखक घटना का इस तरह वर्णन करता है कि पाठक के मन में संपूर्ण यात्रा के चलचित्र मन मस्तिष्क में चलने लगे। जैसे कि राहुल सांकृत्यायन की जो रचना है मेरी तिब्बत की यात्रा, ये आपके सिलेबस में भी है, तो आप यात्रा वृत्तांत में इस तरह से लिख सकते हैं। व्यक्तिक लेखन की भाषा की विशेषताएं लिखेंगे। व्यक्तिक लेखन में आत्मीयता व निष्ठा रहती है, अतः भाषा में गहनता को व संवेदनशीलता पाई जाती है। अब आत्मकथा देख लो आप और पढ़ लीजिए आत्मकथा के बारे में। चूंकि आत्मकथा में लेखक अपने जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं को सुव्यवस्थित रूप से लिखता है, अतः भाषा विवरणात्मक होती है। जैसे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की आत्मकथा, ठीक है, ये अपन शैली पढ़ रहे हैं, मतलब किस प्रकार की शैली व्यक्तिक लेखन में प्रयोग की जाती है, तो उसमें आत्मकथा के बारे में हमने पता कर लिया है। लेखक अपने जीवन से जुड़े परिवेश मार्मिक क्षणों अनुभवों को भाषा के माध्यम से व्यक्त करता है। लेखक अपने चरित्र का विश्लेषण करने हेतु अतीत व वर्तमान के बीच संबंध स्थापित करता है, अतः भाषा विश्लेषणात्मक होती है। भाषा में रोचकता पाई जाती है, जिसमें लेखक हास्यास्पद घटनाओं का भी जिक्र कर पाता है। जीवन में महत्वपूर्ण क्षणों को बताने हेतु लेखक भाषा में संस्कृतनिष्ठ शब्दों का प्रयोग करता है। अब संस्मरण की भाषा कैसी होती है वो देख लेते हैं। संस्मरण कोई भी व्यक्ति लिख सकता है, बशर्ते वह घटना अथवा व्यक्ति लेखक से जुड़े होने चाहिए, लेकिन उसका साहित्यिक तथा सामाजिक संदर्भ में कोई ना कोई मूल्य होना चाहिए। अतः संस्मरण की भाषा सरल व सहज होती है। जैसे रामनारायण उपाध्याय के द्वारा एक संस्मरण लिखा गया है, चतुर्मुखी प्रतिभा के धनी माखनलाल चतुर्वेदी। संस्मरण की भाषा वर्णनात्मक होती है। लेखक अपने व्यक्तिगत अनुभव को ऐसी भाषा में लिखता है जिसमें लेखक अपने भावों को प्रकट करके पाठक के मन में एक चित्र बना सके। अब दोस्तों आत्मनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ शब्द बार बार आते हैं आपके किताब के अंदर, तो जान लो आप। आत्मनिष्ठ मतलब इसमें लेखक तटस्थ नहीं होता, वस्तुनिष्ठ का मतलब इसमें लेखक तटस्थ होता है, यानी कि वो किसी भी पक्ष में अपनी साइड नहीं लेता। संस्मरण प्रसिद्ध व्यक्तियों पर ही लिखे जाते हैं, अतः भाषा में आत्मीयता के साथ में गंभीरता होनी चाहिए ताकि लेखक किसी व्यक्ति के चारित्रिक विशेषताओं को बता सके। भाषा में अलंकारिकता होती है, लेखक को ज़्यादा आत्मनिष्ठा के साथ न लिखकर वस्तुनिष्ठता के साथ में लिखना चाहिए। ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिसमें किसी व्यक्ति का संपूर्ण व्यक्तित्व पाठक के सामने उभर कर आ जाए। कई बार लेखक भाषा में आत्मनिष्ठता का प्रयोग करता है जिससे वह किसी भी व्यक्ति के चरित्र को बता सके। भाषा में आत्मीयता का भाव रहता है क्योंकि लेखक की उस व्यक्ति के प्रति श्रद्धा भी रहती है। लेखक इसमें कई बार स्वयं को पात्र के रूप में प्रस्तुत करता है, अतः भाषा विवरणात्मक होती है व तथ्यपरक होती है। भाषा सरल सहज होती है जिससे लेखन में अंतरंगता स्पष्ट रूप से बताई जा सके। आगे पढ़ते हैं डायरी लेखन की भाषा। डायरी लेखन में लेखक अपने दैनिक घटनाओं के साथ सामाजिक धार्मिक राजनीतिक साहित्यिक परिस्थितियों का भी अध्ययन करता है, अतः लेखक उसी भाषा का प्रयोग करता है जिसमें सभी परिस्थितियों को स्पष्ट रूप से बताया जा सके। लेखक भाषा की सहायता से अपनी मानसिक स्थिति विचारधारा अनुभूतियों को पाठक के सामने प्रस्तुत करता है। लेखक सच्चाई को बताने हेतु व्यंग्यात्मक भाषा का प्रयोग करता है। लेखक भाषा के श्रृंगार पर भी ध्यान देता है जिससे पाठक उबाऊ न महसूस करे। चूँकि लेखक की मन स्थिति बदलती रहती है, इसलिए वह भाषा की शैली का रूप भी बदल देता है। भाषा में शिल्प के बजाय भावों व विचारों पर अधिक ध्यान दिया जाता है। इसमें लेखक पाठक को आकर्षित बातें न कहकर स्वाभाविक रूप से बात कहता है, क्योंकि डायरी लेखन का उद्देश्य प्रकाशन नहीं होता है। लेखक अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से कहता है, इसलिए भाषा में निजता अधिक होती है, अतः भाषा की शैली भावात्मक होती है। अब हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण डायरियाँ आप देख लें। लेखक एक तरफ नाम लिखा है, दूसरी तरफ इनकी तरह से लिखा गया डायरी लेखन सामने है। यशपाल जी ने लिखा है मेरी जेल डायरी, रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है रामधारी सिंह की डायरी, और आगे एक प्रसिद्ध साहित्यकार हुए हैं, उन्होंने लिखा है अज्ञेय की डायरी। फिर हरिवंश राय बच्चन, इन्होंने लिखा है प्रवासी की डायरी 1971 ईस्वी में। फिर गजानन माधव, इन्होंने मुक्ति बोध लिखा है 1965 ईस्वी में। यात्रा वृत्तांत की भाषा देख लें। लेखक अपनी यात्रा के दौरान प्राप्त भिन्न अनुभवों को पाठक के साथ प्रस्तुत करता है। लेखक द्वारा स्थान बदलने से भाषा का स्वरूप भी बदल जाता है, जैसे कि डॉक्टर नगेंद्र के मास्को, जो कि रूस में स्थित है, कि यात्रा वृत्तांत में कहीं तत्सम शब्दों को अधिकता मिली है। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा के होते हैं उनका वैसा
ही उपयोग कर पाना हिंदी में, वो तत्सम शब्द कहते हैं उनको। और कहीं कहीं पर सरल शब्द भी मिलते हैं। भाषा में आत्मीयता कोमा प्रवाह होता है ताकि लेखक अपनी अनुभूतियां प्रकट कर सके। लेखक भाषा में भावात्मक शैली का प्रयोग करता है जिसकी सहायता से वह किसी विशेष लोगों की प्रशंसा कर पाता है ना। अब देख लो, पाठक लेखक के यात्रा वृत्तांत को पढ़े इसलिए भाषा में रोचकता कोमा सौंदर्यता होती है। दोस्तों एक शब्द आया है आपकी किताब में, यायावर। यायावर का मतलब घुमंतु लोग जो कि अपनी आजीविका के लिए, खाने के लिए इधर उधर घूमते रहते हैं। भाषा के माध्यम से लेखक पाठक के मन में संवेदनशीलता कोमा बौद्धिकता कोमा गहराई कोमा कौतूहल कोमा उत्सुकता का अनुभव करवा पाता है। अब कुछ फेमस यात्रा वृत्तांत जिन लेखकों ने लिखे हैं उनका नाम और उनके सामने लिखा है, उनके द्वारा लिखे गए यात्रा वृत्तांत। जैसे कि राम वृक्ष बेनीपुरी ने लिखा है पैरों में पंख बांधकर। भारतेंदु हरिश्चंद्र की यात्रा वृत्तांत है सरयू पार की यात्रा कोमा लखनऊ की यात्रा कोमा हरिद्वार की यात्रा। राहुल सांकरतायन जी ने यात्रा वृत्तांत लिखे हैं मेरी लद्दाख की यात्रा 1916 ईस्वी में, मेरी तिब्बत यात्रा है ना, और किन्नर देश 1940 ईस्वी में। यशपाल जी ने लिखा है उत्तराखंड की पथ पर। मोहन राकेश जी ने लिखा है आखिरी चट्टान तक। आगे ने लिखा है, आगे है अरे यायावर रहेगा याद 1953 ईस्वी में। आगे एक प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार में इनका यात्रा वृत्तांत है अरे यायावर रहेगा याद 1953 ईस्वी में। तो दोस्तों इस तरह से आपका ये जो चैप्टर नंबर 11 था ये ख़त्म होता है और इसमें से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन पाते हैं मैंने नोट्स के माध्यम से आपके सामने कवर किए हैं। डायरी लेखन, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण, और एक और प्रकार था जिसका नाम था, शुरू में हमने देखा था आत्मकथा। तो इनकी भाषा शैली देख लें और प्रमुख लेखकों के नाम याद कर लें, उनकी रचनाओं के नाम याद कर लें। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव ए गुड डे, टेक केयर।